नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे यूपी को दिवाली पर क्या मिली सौगात, सीएम नीतीश की माफी पर कैसी सियासत हुई तेज, क्या महुआ मोइत्रा की सदस्यता हो सकती है रद्द, उत्तराखंड के 23 साल रहे बेमिसाल, और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर्स लाइव का, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करेंगे रामलला के दरबार में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। बैठक आज अयोध्या में हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की गई। साफ तौर से कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। वहीं आज की तारीख जो है बहुत ऐतिहासिक तारीख मानी जाती है, क्योंकि आज ही के दिन जो है कोर्ट का फैसला आया था। आज ही के दिन जो है आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जो कैबिनेट है वो पूरी की पूरी अयोध्या पहुंची। वहां पर कैबिनेट की बैठक की गई। साफ तौर से कह सकते हैं कि बैठक में अहम प्रस्ताव की जो वार्ता है वो हुई है। देवी पाटन जैसे तीर्थों को लेकर के, कोरिया के द्वारा मैदान तैयार करने को लेकर के कई अहम चीज़ों पर जो वार्ता है वो की गई है, लगातार कह सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा मंत्रिमंडल बैठक में मौजूद रहा। मंत्रिमंडल की तरफ से साफ तौर से कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के जो लोग थे वो सभी जो है रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के साथ साथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे, वहां साधु संतों से वार्ता हुई। और उसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर दीपोत्सव को लेकर के भी वार्ता की और अधिकारियों से जो है तैयारी के बारे में जानकारी ली, वहां का मुआयना किया। साफ तरीके से कहा जा सकता है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक थी वो संपन्न हुई। उसी के बाद उनकी तरफ से जायजा है वो भी किया गया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस से लखनऊ। महिलाओं से जुड़े बयान पर नीतीश कुमार की माफी के बाद भी माहौल गर्म देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। सीएम नीतीश कुमार आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं उनके बयान के कारण। अब देखिए, उन्होंने विधानसभा में जाके माफी तो मांग ली। उन्होंने बोला कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे मुंह से गलती से निकला है, मैं माफी मांगता हूँ। जिसने मेरी आलोचना की उन सबका अभिनंदन भी उन्होंने जताया है। इसी के साथ बता दें कि हर तरफ विरोध प्रदर्शन करने को मिल रहा है। आलम यह हो चुका है कि राजधानी दिल्ली भी इससे नहीं बची है। सड़कों पर तमाम महिलाएं उतरी हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हुए, लगातार विरोध प्रदर्शन जाहिर किए जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए लाठीचार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ठीक तस्वीरें पटना से भी निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, बिहार की राजधानी में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पे उतरी हुई है, उनके बयान को लेकर त्याग पत्र लगातार मांग रही है। लेकिन बिहार के नीतीश कुमार इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं उसका माफी तो उन्होंने मांगा, इसके लिए इंडिया गठबंधन में उन्होंने बड़ी समस्या पैदा कर दी। लगातार उनके पक्ष में जो है वो कहा जा रहा है कि हर कोई ऐसा करता है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद से जेडीयू उनका समर्थन कर रही है लगातार। और देखिए, उनका त्याग पत्र भी बीजेपी की तरफ से लगातार मांगा जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन जिसकी शुरुआत जो है वो जेडीयू ने की थी, नीतीश कुमार ही सामने आए थे, मोर्चे पर तैनात थे। अब उनके लिए भी एक शर्मनाक पल होते जा रहा है और देश विदेश तक उनकी आलोचना हो रही है। यूके की सिंगर ने भी उनको कई चीजें सुनाई है, वो भी इस पूरे वाक्य पे शर्मिंदा महसूस कर रही है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ स्वीटी दीक्षित। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में आज 23वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस 23 सालों के इस सफर में उत्तराखंड राज्य यानी शिशु काल से अब तक युवा अवस्था में पहुंच चुका है। इन 23 सालों में उत्तराखंड राज्य ने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, लेकिन अब भी उन सपनों का उत्तराखंड बनने की देरी है जो सपने राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलन के दौरान देखे थे। उत्तराखंड राज्य ने इन 23 सालों के सफर में बहुत सारे ऐसे पड़ाव पार किए हैं, चाहे आपका जो इस समय आने वाले दिनों की चुनौतियों की रही हुई या पूर्व में जो चुनौतियां सरकारों के सामने थी, लेकिन अब भी पहाड़ों के विकास की बात जो आंदोलनकारी करते हैं या जो राजनेता करते हैं वो धरातल पर उतरती हुई नहीं दिख रही है। और इन 23 सालों के सफर में उत्तराखंड राज्य ने नाम तो बहुत बड़ा पाया है, लेकिन सपनों का उत्तराखंड बनाने का अब भी असली मकसद राज्य आंदोलनकारियों का पूरा नहीं हो पाया है। उम्मीद की जा सकती है कि आज
के दिन राज्य आंदोलनकारियों के इस बलिदान को देखते हुए, राज्य आंदोलनकारियों के उन सपनों को देखते हुए राज्य के सभी वासी एक संकल्प यहाँ पर लें और कोशिश करें उस संकल्प को पूरा करने की कि सपनों का उत्तराखंड बना सकें। कैमरामैन अभय केंद्रा, इंडिया वॉइस। सवाल के बदले पैसे मामले में फंसी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। सवाल के बदले पैसा लेने मामले में जो है एथिक्स कमेटी एक बड़ा फैसला ले सकती है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जिस तरीके से आरोप उन्होंने लगाया था कि कहीं ना कहीं पैसे के बदले जो है सवाल पूछा जाता है, तो उसको देखते हुए महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कमेटी गुरुवार को बैठक के बाद सिफारिश कर सकती है। आचरण समिति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मोइत्रा के संसद सदस्यता खत्म करने के लिए कह सकती है। कमेटी मोइत्रा के आचरण के खिलाफ बहुमत के आधार पर रिपोर्ट कर सिफारिश करेगी। फिर सिफारिश को लोकसभा स्पीकर के सचिवालय को भेजी जाएगी। इसके बाद सदस्यता रद्द करने के लिए आगे की कार्रवाई होगी। दरअसल बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति मामले की जांच कर रही है। कमेटी की पिछली बैठक गुरुवार 2 नवंबर को हुई थी। मोइत्रा ने बैठक के बाद आरोप लगाया था कि उनके वितरण किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर निशिकांत दुबे ने सीबीआई जांच की बात की तो मोइत्रा ने भी पलटवार करते हुए निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा कि लोकपाल ने मेरी शिकायत पर राष्ट्रीय सुरक्षा की गिरवाई रखकर भ्रष्टाचार करने का आरोप सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आज सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हालांकि लोकपाल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं महुआ मोइत्रा ने कहा है कि जिस तरीके से जानकर बड़ी खुशी हुई है, लोकपाल को लेकर के प्रधानमंत्री के लोकपाल के अस्तित्व काफी खतरे में नजर आ रही है। लगातार इसको जो है राजनीति काफी तेज हो गई है। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा के ऊपर ये आरोप लगाया कि सवाल के बदले पैसा लेने के आरोप में उन्होंने साफ तौर पर कहा था, तो कहीं ना कहीं ओम बिरला है उन्होंने साफ तौर पे कहा है उनकी सदस्यता भी जाने का जो है पूरी तरीके से डर लगा हुआ है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर की हवा का स्तर बिगड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार का नया फैसला सामने आया है। क्या है सरकार की नीति, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार विस्फोटक बनी हुई है, जिसे देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आर्टिफिशियल रेन करवाने की सोची है। बता दें कि 20 और 21 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। अभी के लिए राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र मदद करे जिससे राजधानी में बारिश करवाई जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई थी। बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में आर्टिफिशियल रेन का जिक्र किया गया, जिसे लेकर राज्य सरकार भी सकारात्मक नजर आ रही है। वैसे कई दूसरे देश में तो इस प्लान पर काफी सफल माना गया है, लेकिन दिल्ली में इसे किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है, इसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुला हुआ है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के आरके पुरम में एयर इंडेक्स AQI 453 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार पंजाबी बाग का AQI 444 और आनंद विहार का 432 रहा, जिसे देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आर्टिफिशियल रेन का जिक्र किया है। बता दें कि दिल्ली की सरकार 20 और 21 नवंबर को देश की राजधानी में आर्टिफिशियल रेन करवा सकती है। बता दें कि 20 और 21 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन होगी, जहां तक बताया जा रहा है कि जिससे दिल्ली के प्रदूषण में गिरावट आएगी। कैमरा पर्सन सुशील पहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस पर उठी मांग, क्या है मांग और क्यों उठ रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। आंदोलनकारियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण के लिए मांग लगातार उठ रही थी और ऐसे में कैबिनेट जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया था कि 10% क्षेत्रीय आरक्षण आंदोलनकारियों को दिया जाएगा। और विधानसभा मानसून विधानसभा में ये रखा भी गया कि करीब 10% इसमें दिया जाएगा, लेकिन कुछ खामियां उसमें थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा था कि एक प्रवर समिति बनाई जाएगी और इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रेमचंद अग्रवाल। और उन्होंने करीब 2 महीने के बाद तमाम जो उसके समिति के सदस्य थे उनसे चर्चा की, जिसमें विपक्षी पार्टी के भी थे, उनसे चर्चा हुई और एक बेहतर कहा जा सकता है जो ड्राफ्ट था वो आज रितु खंडूरी को सौंप दिया गया है प्रेमचंद अग्रवाल ने। और एक खास बात यह है कि उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस
के दिन आज लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड बनने में अपनी बलिदान दिया था और साथ साथ अपना कहा जा सकता है कि एक मुख्य समय दिया था। ऐसे में उनके आरक्षण के लिए लगातार लड़ाई चल रही थी और अब कहा जा सकता है कि इसका 80% कार्य हो चुका है। ड्राफ्ट अब रितु खंडूरी जी को मिल चुका है, विधानसभा अध्यक्ष को। अब या तो इसमें विशेष सत्र बुलाया जाएगा या फिर शीतकालीन सत्र में इस पूरे जो समिति की बैठक में जिस तरह का ये ड्राफ्ट बना है उसको अब पारित कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि जो आरक्षण की मांग लगातार आंदोलनकारी कर रहे थे, क्या वो इससे सेटिस्फाई या फिर संतुष्ट हो पाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस दे रहा हूं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मेरठ पहुंचे। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण पहुंचे मेरठ के सधारनपुर में बीते दिनों दलित राजमिस्त्री की बेरहमी से हत्या की गई थी। इसी मामले में आज परिजनों से मिलने असीम अरुण पहुंचे, जहां मेरठ के सधारनपुर पहुंचकर असीम अरुण ने परिजनों से मुलाकात की। साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी असीम अरुण की ओर से की गई। इस दौरान असीम अरुण ने परिजनों से मुलाकात करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि योगी सरकार में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही असीम अरुण ने कहा है कि आरोपी व उसके साथियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी कि उसकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। मेरठ सर्किट हाउस में राज्य मंत्री असीम अरुण ने मेरठ एसएसपी व एसपी क्राइम के साथ भी इस मामले में गहनता से बैठक की। बैठक में अधिकारियों को असीम अरुण की ओर से साफ निर्देश दिए गए कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। आगरा में अनाथ को मिली तालिबानी सजा, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमीर कादरी। आगरा में एक मासूम नाबालिग बच्चे द्वारा एक स्टूल पर बैठने पर एक दबंग दुकानदार ने उसको ताली वाली सजा दी। दरअसल एक मासूम नाबालिग बच्चे द्वारा एक स्टूल पर बैठने पर एक दबंग दुकानदार के बाप बेटे ने दोनों ने मिलकर बच्चे को बेरहमी से पीटा, जमीन पर गिराकर लातों से उसको बेरहमी से उसकी पिटाई की, जिससे उस बच्चे की पसलियों में फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद में वह बच्चा अपने घर में कैद हो जाता है तड़पने के लिए। उसकी बड़ी बहन उस बच्चे का कूड़ा बीन कर लालन पालन कर रही है, लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है। वायरल फुटेज होने के बाद में आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर एसीपी अरीब अहमद द्वारा दबंग दुकानदार के बाप बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही उस बच्चे को इलाज कराया जाता है। एक दबंग दुकानदार द्वारा एक बच्चे को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद में आगरा पुलिस द्वारा अपना फर्ज अदा किया और बेरहमी से एक मासूम के साथ में बदसलूकी करने पर जालिमों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। एक मासूम बच्चे को इंसाफ मिल सका। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। देहरादून में एक बड़ी डकैती सामने आई है। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और ऐसे में वीआईपी मूवमेंट्स बहुत अत्यधिक थे और ऐसे में एक देहरादून के राजपुर रोड पे एक बड़ी डकैती देखने को मिली है। मैं भी मौजूद हूँ रिलायंस शोरूम के बाहर और यहीं पर करीब 15 से 20 करोड़ की चोरी बताई जा रही है। फिलहाल जो देहरादून के कप्तान अजय सिंह हैं वो मौके पर पहुँचे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। साथ साथ यहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह की लूट होगी। करीब ये बताया जा रहा है जो डकैती है करीब 4 से 5 लोग इसमें सम्मिलित थे और करीब 10:30 बजे जो लुटेरे हैं वो यहाँ पर पहुँचे और बंधक साथ साथ जो यहाँ पर वर्कर थे उनको बना लिया था और जो भीड़ है वो भी यहाँ पर लग गई थी। लेकिन जो अधिकतम पुलिस फोर्स थी, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज कार्यक्रम था और वहाँ पर जो फोर्स है डिप्लॉय हो रखी थी, ऐसे में कम चेकिंग हुई और जो डकैत है उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। एसएसपी अजय सिंह ने यह भी बात कही है कि एक पैटर्न चल रहा है, रिलायंस जो ज्वेलर्स है उनकी दुकानें देश भर में लूटी जा रही है। क्या पता कहा जा सकता है कि ये वो ही डकैत है, लेकिन फिलहाल अभी प्राथमिक जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी है उनको खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जो ये लूट है किस तरह इसका पूरा पैटर्न रहेगा। आप देख सकते हैं कि एसएसपी अजय सिंह फिलहाल जो जितनी भी यहाँ पर सबूत मिले हैं या फिर जितने भी वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करके बाहर निकले हैं। लेकिन जिस तरह का ये लूट का मंजर हमने देखा कि किस तरह से स्थापना दिवस के दिन ही
देहरादून पुलिस नाकाम रही और जो ज्वेलरीज है उसकी दुकान पे एक बड़ी डकैती देखने को मिली। लेकिन अब फिलहाल जो पुलिस है वो एक्टिव नज़र आ रही है और छानबीन में लग गई है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। आगरा पुलिस कमिश्नर ने बड़ा खुलासा किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमीर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर थाना कागरौल पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा किया है। दरअसल थाना कागरौल क्षेत्र के अंदर बीते दिनों एक 3 चोरों ने अपने सगे फूफा के घर में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद में आगरा सीपी के आदेश पर इस चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए एक टीम को डिप्लॉयड किया गया था। इसके बाद में कल रात को चेकिंग के दौरान थाना कागरौल पुलिस द्वारा उन तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनके कब्जे से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 6 कारतूस और सोने चांदी के आभूषण को बरामद कर लिया जाता है। साथ ही उन चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। आगरा डीसीपी सोनम कुमार की लीडरशिप में एसीपी पीयूष कांत राय और थाना कागरौल इंचार्ज सुभाष चंद्र पांडे द्वारा यह कार्रवाई की गई है। थाना कागरौल पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए इन तीनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां चंदौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। अपराधियों और तस्करों के खिलाफ चंदौली पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि चंदौली कोतवाली पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आज शराब तस्करों के पास से 57 पेटी अंग्रेजी और बियर शराब जो है बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 3 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि ये हरियाणा प्रांत से बिहार प्रांत के लिए ये शराब की खेप लेकर के जा रहे थे। और इनका जो शराब लेकर के जा रहे थे, ये लग्जरी वाहन यानी कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की खेप को लेकर के जा रहे थे। वहीं चंदौली कोतवाली पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने शारदा हॉस्पिटल के पास से इन्हें गिरफ्तार किया है। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। जालौन में जानवरों से किसान परेशान हो गए हैं, जिसको लेकर किसानों ने बड़ा कदम उठाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। उत्तर प्रदेश में लगातार किसान अन्ना जानवरों से परेशान है। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की राहत को लेकर अन्ना जानवरों से बचाव के लिए लाखों प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं ताज़ा मामला जनपद जालौन के ईट नगर से सामने आया है, जहां ईट नगर में लगातार किसान अन्ना जानवरों से परेशान हैं और रात व दिन किसानों की नींद हराम है। वहीं जानवरों से फसल बचाना भी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जहां काफ़ी दिनों से लगातार अन्ना जानवरों से परेशान किसान त्रस्त था, जिससे होकर उसने आज एक बड़ा कदम उठाया है। जहां ईट नगर के दर्जनों किसानों ने एकजुट होकर सभी अन्ना जानवरों को एकत्रित कर नगर पंचायत कार्यालय में जाके बैठ दिया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ हाईवे रोड पर भीषण हादसा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। सुल्तानपुर के कूड़ेबाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रमेश कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, खाना खाकर छत पर सोने गए रमेश को क्या पता था कि अगली सुबह उन्हें नसीब नहीं होगी। आपको बता दें, पेंटिंग का काम करने वाले 40 वर्षीय रमेश की लाश उसके घर में दूसरे तल्ले पर मिली है। परिजनों ने जब देखा कि काफी देर हो गई है तो लोग उसे जगाने के लिए गए तो पता चला कि उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मौके का मुआयना किया और टीम का गठन कर दिया है। आपको बता दें, रमेश अपने भाइयों में सबसे छोटा था और कुछ ही दिन पहले उसके घर में भतीजे की शादी थी। अब देखना यह है पुलिस कितनी तत्परता से रमेश के हत्यारों को
खोजने में कामयाब होती है। बहरहाल डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक की टीम को बुला लिया गया है, जो जांच में जुट गई है। रमेश अपने भाइयों में सबसे छोटा था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 18 वर्षीय, एक 22 वर्षीय। अब देखना यह है पुलिस कितनी तेजी से अपराधी को खोजने में कामयाब होती है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वाइज। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ हाईवे रोड पर भीषण हादसा हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। रोड पर चल रहा ट्रक अचानक ही अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते अनियंत्रित ट्रक ने रोड साइड खड़े कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते इस हादसे में लगभग 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फानन में घायलों को निजी अस्पताल भर्ती कराया। तो वहीं एक घायल को बुधवार की रात अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। तो वहीं जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि एक ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद उसने रोड साइड खड़े वाहनों में टक्कर मार दी। सबसे पहले उसके द्वारा टक्कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी गई, जिसके उपरांत ट्रैक्टर ट्रॉली ने अपने आगे खड़ी एक कार को टक्कर मारी। उसके उपरांत उसने एक छोटे हाथी को टक्कर मारी। इसी दौरान हादसे में लगभग 7 बाइक व 3 कार क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है इन वाहनों में कुछ लोग सवार थे, तो वहीं कुछ लोग रोड पर खड़े थे, जिसके बाद ये टक्कर लगते हुए वे स्थानीय लोग घायल हो गए। तो वहीं एक घायल जिसने अपना नाम खेमराज बताया, उसके द्वारा बताया गया कि वह सासनी में रहता है और वह मटराक इलाके में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। रायबरेली से हिस्ट्री शीटर का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राज तिवारी। सशक्त प्रदर्शन पर भले ही पुलिस के द्वारा कड़े रुख अख्तियार किए गए हों, लेकिन रायबरेली में अभी भी सशक्त प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि लोग कहीं न कहीं क्षेत्र में दहशत फैलाने के कारण शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के सिरसिरा गांव के रहने वाले युवकों का आया है, जहां पर सरेआम जो है गाड़ी पर रख करके तलवार से काटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस पर जमकर टिप्पणियां की जा रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले को रायबरेली पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सलोन क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह के द्वारा बताया गया है कि वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में आया है और त्वरित पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस पर कड़े कदम अख्तियार किए जाएं। लेकिन आपको बता दें कि अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करती है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।